ये मुकम्मल तौर पे इस हल्के का जो है वो तबाह हुआ है। तो इसके लिए आपको मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत करते हैं कि वो हमारी इस तहरीक को सपोर्ट करें और इस तहरीक के साथ जो है वो सॉलिडारिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतलाना की आवाज़ के साथ मैं हूं शाहिद अली और आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और सियासी और समाजी शख्सियत सरदार गजनफर शाहीन एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी शाहिद साहब। गजनफर साहब, आपसे सबसे पहले सवाल तो हम ये करेंगे कि सर आपका तल्लुक तो पीटीआई से है और बलोच के मुंतखब जो नुमाइंदे पीटीआई के उनका हल्का बलोच के हवाले से कितनी तरक्याती काम और इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कितनी तरक्याती काम हुए? बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम सवाल है कि बलोच के हवाले से तरक्याती काम क्या हुए हैं। तो इस पे मेरी गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको गुज़श्ता 2.5-3 साल से बिल्कुल एक डेडलॉक की शक्ल में चल रहा है। वो अभी आप देख लें कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक तरह का मैं समझता हूँ कि सिविल जो मार्शल है वो नाफिज है। तो जिस तरह का मैं समझता हूँ कि हमारे जो इस हल्के के एमएलए हैं, मौजूदा वजीर हुकूमत भी हैं, वो जिस तरह की होप्स लोगों को दे के आए थे, अनफॉर्चुनेटली मैं सो फार वो उस तरह से उस पे जो है वो अमल दरामद नहीं कर सके। लेकिन इसमें मैं उनको कसूरवार इसलिए नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी निज़ाम है वो बुरी तरह से पिछले 2.5-3 सालों में मफलूज हुआ है। उसमें पहली चीज आप देख लें कि पहले कयूम नियाज़ी साहब को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, फिर 9 महीने के बाद उनके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आ गई, फिर तनवीर इलियास साहब आए, फिर उनके खिलाफ एक अदालती फैसले के जरिए उनको जो है वो माजूल कर दिया गया। अब ये जो अनवारुल हक साहब आए हुए हैं, गुज़श्ता 6 माह से वो वज़ीर आज़म में हैं, लेकिन उन्होंने जो वज़रा हैं उनको महकमे नहीं दिए। तो इस हद तक मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो एमएलएज हैं, इंक्लूडिंग यहाँ के जो एमएलए हैं, इनको एक बिल्कुल साउंड किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई यहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसको बिल्कुल स्टैग्नेशन का शिकार किया गया है और जमूद का शिकार है। तो इनको अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। तो जिस तरह आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का उनका प्लान था, हम सबका ही प्लान था, सो फार तो हम उस पे जो है वो काम नहीं कर सके हैं, लेकिन होपफुली मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ बेहतरी होगी। क्या आने वाले जो तकरीबन 2-2.5 साल रहते हैं इसमें किस हद तक कोई काम वगैरह होंगे, कितने लोगों के? देखिए, काम काज के हवाले से तो मैं नहीं समझता, ये चूंकि एक सिस्टम का प्रॉब्लम है। मसलन हमारे हल्के के अंदर आप देख लें, इस वक्त एक बेतरा टंगीगला इशू एक बड़ा जो है वो इशू है। उस पे रिसेंट पास्ट के अंदर जो बड़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं, बड़ी मूवमेंट थी, और कुछ हद तक जो आज आज़ाद कश्मीर के अंदर मूवमेंट बनी हुई है उसमें वो जो बेतरा टंगीगला रोड की मूवमेंट थी वो मैं समझता हूँ कि वो एक उसका बुनियादी नुक्ता था, वहीं से स्टार्ट हुई है। तो अब वो एक बड़ा डीप रूटेड इशू है यहाँ, यानी 2010, 11, 12 से चल रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी आप जो है आप मौजूदा एमएलए पे नहीं डाल सकते। हाँ, इनका भी रोल है, इन माजी में इन्होंने भी उस इशू को बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके खाते में डाल दें और माजी के जो यहाँ के वजीर हुकूमत थे या एमएलए थे आप उनको कहें कि वो उनके जिम्मे कुछ चीजें नहीं जाती। क्योंकि पिछले 12 साल तक, इस 2 साल को छोड़ के आप देखें तो 12 साल तक वो इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इस तरह बहुत सारे इश्यूज हैं। आप देख लें, आपकी जो ये बैठक से अमृता गजन वाली रोड है, ये बलोच से, तो ऑलमोस्ट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मुकम्मल तौर पे इस हल्के का जो है वो तबाह हुआ है। तो इसके लिए आपको एक मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, और वो मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो किसी मार्शल प्लान के जरिए यहाँ पे लॉन्च किए जाएं और इस हल्के, अदरवाइज तो इस सिस्टम के अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि आप यहाँ पे जो है वो एक अच्छी सड़क भी तामीर कर सकें। अभी भी इनके पास जो फंड्स आए हैं मेरे ख्याल में कोई पर ईयर 18 करोड़ रुपए, तो 18 करोड़ में तो आप एक सड़क नहीं बना सकते। तो ये इश्यूज जो है वो सिस्टम के इश्यूज हैं,
और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो एक अवामी तहरीक है, हमें लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहिए। वो जो कि एक जेन्युइन जो है वो मैस पेस अवामी तहरीक है, जिसके अंदर जो है वो लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं, और वो तहरीक जितनी स्ट्रेंथन होगी, मैं समझता हूँ कि ये जो हुक्मरान तबका है इस पे प्रेशर बढ़ेगा, और कुछ जो हम अगर इस निज़ाम के अंदर रहते हुए भी कुछ हासिल कर सकते हैं तो वो उस प्रेशर के जरिए मौजूदा ले तहरीक के सकते हैं। हवाले से हम तो बात करेंगे, लेकिन आपका तल्लक भी इसी मरकज से, इसी जी शहर जी से है। बलोच टाउन की जो वाटर सप्लाई स्कीम थी वो भी तात्तल का शिकार है, और काम होते हुए मुसलसल जारी था काम, और अचानक से बंद हो गया है। और उस के बारे में आप क्या कहते हैं कि क्यों काम बंद हुआ और क्या उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, उसके हवाले से मुझे चूंकि डिटेल्स का तो नहीं पता, ज़ाहिर है मैं एज सच उस तरह कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा संजीदा आपका सवाल है और यहाँ के लोगों के लिए भी, कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। और मैं समझता हूँ कि जहाँ हम किसी पे क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ वो प्रोजेक्ट जो था, साबिक यहाँ के वजीर हुकूमत जो थे, मैं समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी अचीवमेंट थी। वो हो गया बलोच वाली जो उन्होंने यहाँ पे अदालत कायम की है, सिविल जज साहब की, ये एक बड़े प्रोजेक्ट थे उनके। तो इस पे मुझे डिटेल्स का नहीं पता कि वो प्रोग्राम वो जो थे मंसूबे वो क्यों तातुल का शिकार हुए हैं। तो ये वजीर हुकूमत जो मौजूदा हैं, इनको देखना चाहिए इस पे कि ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, और आने वाले दिनों में ज़रा उन्होंने जो नेक्स्ट इलेक्शन है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी अगर इन इश्यूज पे वो इनको एड्रेस नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप बलोच ये जो अस्पताल तकरीबन पौने 2 साल के करीब अरसा हो गया है, जल गया था एक जी बिल्डिंग, अभी तक नहीं बना। इसके साथ साथ ये जो मेन सड़क थी बलोच की, तकरीबन 7 किलोमीटर, इसकी निस्बत सिरसावा टू बलोच जो आती है तकरीबन 13 किलोमीटर, उस पर तो कुछ काफी हद तक काम हो चुका है, इस पर काम नहीं हुआ। इस हवाले से भी आप क्या कहते हैं कि देखिए, इस पे भी मेरी गुजारिश ये है कि जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इनस्टेबल रहा है, और मैं समझता हूँ कि उस इंस्टेबिलिटी की वजह से भी उसके कुछ असरात ज़ाहिर नीचे तक आते हैं। जब आपका एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, आप देखें ना, नून लीग का जो दौरानिया था उसमें कॉन्स्टेंटली फारूक हैदर साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहे 5 साल तक। उससे पीछे जाएं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी चौधरी मजीद साहब 5 साल तक वज़ीर आज़म रहे। तो जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती है, आपके निज़ाम की स्टेबिलिटी होती है, उससे ये चीज़ें होती हैं कि नीचे भी कुछ चीज़ें जो है वो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इस दौर में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है आज़ाद कश्मीर का, वो उस तरह से स्टेबल नहीं रहा। तो ये जो मंसूबे तातुल का शिकार हैं, ये भी उसी की वजह से हैं, उसी का आउटकम है कि नीचे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, आप कहीं भी देख लें कि उस तरह से जो आपकी डेवलपमेंट हो रही थी वो रुकी हुई है। तो ये एक सीरियस क्वेश्चन मार्क है इस गवर्नमेंट पे, इन्हें इस पे सोचना होगा। दूसरा साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि इस निज़ाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। जो कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट हो रही थी, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है वो मजीद ये बुरान है, ये गहरा होता जाएगा, और ये बिलखुसूस ये जो अवामी मूवमेंट है, ये जिस जो रुख इख्तियार कर रही है, और इसको अगर यहाँ का जो पॉलिटिकल एलीट है उन्होंने संजीदगी से ना लिया, और जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसको संजीदगी से ना लिया, तो मैं तो समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक अवामी इनकलाब की तरफ जा रही है ये तहरीक। इसके अलावा बल्दियाती इलेक्शन की बहाली, आप आइन और कानून की रूह से क्या कहते हैं उसके हवाले से कि किस हद तक हम बल्दियाती इलेक्शन, ये पीटीआई का के क्रेडिट पे अगर गुज़श्ता 2 साल में कोई बड़ा काम है तो मैं समझता हूँ कि वो यही है कि पीटीआई ने जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए, और वो एक बड़ा उनका काम है। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली उससे इतना जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो लोग सामने आए हैं, मासवाए चंद लोगों के आपको नजर आ रहे होंगे हमारे हल्का इंतखाब के अंदर जो कोई काम कर रहे हैं। बाकी ये फिर लोगों पे भी होता है कि हम किस तरह के लोगों को सामने लाते हैं। तो होपफुली अगर ये सिस्टम कंटिन्यू रहता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें प्योरीफाई होके लोग सामने आएंगे। चूंकि लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर एक जदीद निज़ाम है गवर्नमेंट का,
तो होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये एक बड़ा काम है पीटीआई का जो था पिछले अरसे में। इसके अलावा अवामी हुकूक तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा सर? ये आपका बड़ा अहम सवाल है। और अवामी हुकूक तहरीक जो है ये इस खित्ते की मैं समझता हूँ कि सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि ये साउथ एशिया की एक मूवमेंट की बुनियाद बनेगी, मेरा जो पर्सपेक्टिव है इस पे। और ये जो अमालिया के पहाड़ों में ये जो एक चिंगारी जो है वो शोला बनी हुई है इस वक्त, ये आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये तहरीक फैलेगी, क्योंकि जिस ऐद के अंदर हम रह रहे हैं और जिस ऐद के अंदर ये तहरीक जो है वो राइप अप हुई है, ये सिर्फ इसको सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं देख रहे। ये तहरीक जो है इसको पाकिस्तान का मेहनत कश तबका, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी देख रही है। इवन हिंदुस्तान के अंदर इस तहरीक को बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है। तो इसके असरात हैं। आप देखें ना, ये तहरीक कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये रावलाकोट से शुरू हुई थी। और रावलाकोट से शुरू होने वाली तहरीक में हमारा ये शिकवा रहता था अमूमन जो मीरपुर डिवीजन के लोग और मुजफ्फराबाद के लोग थे कि वो जो है वो प्रोटेस्ट में आगे नहीं आते, सिर्फ पुंछ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस दफा बहुत अच्छे तरीके से मीरपुर डिवीजन के लोगों ने, मुजफ्फराबाद के लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है। और जो 5 अक्टूबर की जो कॉल थी वो इस रियासत की हुक्मरानों के लिए एक जो है वो रिटन ऑन दी वॉल है कि अब उनके दिन जो है वो बहुत थोड़े रह गए। इसके अलावा ये जो तहरीक बलोच से चल रही है, इसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदगान का क्या किरदार है, इसके हवाले से भी आप देखो ना, मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं वो या साबी जो साबका रह चुके हैं या जो भी है, इस हवाले से आप बता देंगे। देखें, बात यह है कि ये बुनियादी तौर पे जो मुंतखब लोग होते हैं वो तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, तो प्रोटेस्ट हमेशा उनके खिलाफ किया जाता है। तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर कोई ये समझता है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल होंगे या करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो प्रोटेस्ट के अंदर आएंगे। ये जेन्युइनली एक अवाम की तहरीक है और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारा ये फरीजा बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो हमारी क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, उसको इसके साथ कनेक्ट करें। चूंकि ये एक बात मैं कहता चलूं कि ये तारीखी लम्हात हैं और ये लम्हात बार बार नहीं आते। ये इस तरह की मूवमेंट्स जो होती है ये बार बार नहीं बनती, और ये मूवमेंट अगर जो है वो काउंटर ब्लास्ट कर गई तो इसके जो रिपरकशंस होंगे वो बड़े खतरनाक होंगे। क्योंकि जब मूवमेंट्स जो होती हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती, अगर वो उनको किसी रियासती जबर से दबा दिया गया या ये मूवमेंट जो है ये मुंतशिर हो गई, तो फिर आप देखेंगे कि अगले कई सालों तक हमारी नस्लों को जो है वो ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो रेवोल्यूशंस एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आर द एक्सेप्शंस ऑफ हिस्ट्री, ये तारीख के इस्तिस्ना होते हैं, तारीख की मुस्तस्नियात होती है, ये बार बार नहीं बनती। ये कई सदियों में, दहाइयों में, अशरों में जाके कोई मूवमेंट बनती है। बकौल आपके मुंतखब नुमाइंदगान हुकूमत के होते हैं, लेकिन हुकूमत के हवाले से अगर देखा जाए तो नुमाइंदगान और आवाम के दरमियान कोई मुज़ाकरात हुए या मुज़ाकरात कामयाब हुए, किस हद तक इस हवाले से आप? मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात यहाँ पे होंगे या कामयाब होंगे। देखना, पहले जो मैंने बात की है कि यहाँ के जो आपके मुंतखब MLAs हैं, गुज़श्ता 6 महीनों से उनको, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते रहते हैं कि इनको OSD किया हुआ है इन्होंने, तो उनको इख्तियार नहीं मिल रहा, उनको महकमा नहीं मिल रहा है। तो एक जो पूरा निज़ाम है उसको मफलूज किया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि सरेदस्त इनके इख्तियार में कोई चीजें हैं। यहाँ पे जो आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, इनके इख्तियार में तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर इस तहरीक को सीरियसली लेती है और ले रही है, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि वो इसको लेंगे। ये जिस तरफ हालात जा रहे हैं, ये चूंकि कश्मीर एक बड़ा मुतनाज़ा खित्ता है और ये यहाँ की तारीख बड़ी खतरनाक और खौफनाक किस्म की तारीख है, बिलखुसूस चूंकि इस तरह से पाकिस्तान का जो मीडिया है वो वहां पे ज़ाहिर है एक रियासती जबर है, मीडिया दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ की मूवमेंट को वो नहीं दिखा रहे। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया इस मूवमेंट को देख रही है, तो इस मूवमेंट का जो है वो मैं समझता हूँ कि हम सब का बतौर कश्मीरी हमारा फरीजा है। हम पूरी दुनिया का जो मेहनत कश तबका है, जो
प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो मजदूर हैं, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारी इस तहरीक को सपोर्ट करें और इस तहरीक के साथ जो वो सॉलिडारिटी शो की जाए। बलोच के नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देते हैं, और स्पेशली बल्कि बलोच के नहीं पूरे कश्मीर के नौजवानों के लिए? मेरा पूरे कश्मीर के नौजवानों के लिए ये पैगाम है, बशमूल बलोच के नौजवानों के लिए, कि आप वो खुशकिस्मत लोग हैं कि तारीख के उस दौराए पे आपने जन्म लिया और आप इस तहरीक को देख रहे हैं कि आपके सामने लोग जो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, आपके सामने बिलखुसूस हमारी ख़वातीन जो है, कल आपने देखा कि ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रैलीज की हैं, वो मुनज़्ज़म हो रही हैं। तो इसलिए इस तहरीक के लिए काम करें, इस तहरीक के साथ लोगों को जोड़ें, इस तहरीक के साथ जो है वो अपना जो कुछ जिस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें, इसलिए कि ये तहरीक अगर कामयाब होगी तो आपका जो मुस्तकबिल है, हम सबका जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। और बिलखुसूस जो ये रियासत जम्मू कश्मीर है, मैं समझता हूँ कि हम आज हर बतौर कश्मीरी हमारा ये फरीजा है कि हम अपनी रियासत की जो वादत है उसके लिए जिदोजहद करें। और इस आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कश्मीर एक नाकाबिल तकसीम वादत है, और इसके लिए अगर इस वादत को टुकड़े टुकड़े करने की कोई भी जो साजिश है उसको कश्मीरी किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। और नौजवान जो है वो अपनी रियासत और अपने जो ये अवामी तहरीक है इसके साथ जुड़ जाएं और इसकी कामयाबी के लिए जिदोजहद करें। आप हमारे पेज अथलाना की आवाज़ के लिए अपना मौका दें। आपका पेज माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो आपके सारे दोस्त हैं, आपके जो एमडी अंसार साहब हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो साफत होती है उसको माशरे की आंख कहा जाता है। और आप जिस तरह से आवाम के मसाइल जो है उजागर कर रहे हैं, इस पे रियली आपके लिए एक अप्रिसिएशन है, और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आपके लिए दुआ है कि आप आने वाले दिनों में मजीद जो है वो अपने चैनल को एक्सपेंड करें और जो है बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया गजनफर शहीन साहब। थैंक यू वेरी मच।